नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर 1 का अब से न तेजी में आपका जो भी सिलेबस बचा हुआ ऑब्जेक्टिव का तेजी में खत्म करेंगे। तो भारत संसाधन एवं उपयोग का इसके बाद एक और पार्ट होगा। इसके बाद इसका पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। और भी पीछे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स का खत्म कर दिए, फिजिक्स केमिस्ट्री भी कुछ पढ़ाया तो उसको भी देख लीजिएगा। केमिस्ट्री का नहीं हुआ, फिजिक्स का हुआ है ना। तो पार्ट 5 है इसका, कुछ और चैप्टर है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। 108वां क्वेश्चन है, ये बताइएगा, है ना। तो ये रहा पहला बोलते हैं 108वां क्वेश्चन, मतलब 5 पार्ट का पहला क्वेश्चन बोल सकते हैं। ये 108वां क्वेश्चन है। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिशोधन केंद्र कार्य कर रहे हैं? इसके बारे में कुछ बता देते हैं पहले। तेल परिशोधन मतलब क्या होता है? जहां पर नीचे मतलब धरती है ना। तो धरती के नीचे जैसे तेल निकलता है तो वो तेल नहीं निकलता, डीजल है ना, क्रूड ऑयल मिलकर निकलता है। कीचड़ जैसा एकदम होता है ना, मट्टी पानी मिल जाएगा तो कैसा हो जाएगा, उस तरह का निकलता है। कभी वीडियो में देख लीजिएगा या फिर आजकल तो मिलता ही, इंटरनेट पर देख सकते हैं। तो वो देखिएगा रहेगा, उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं, कच्चा तेल है ना। उसी को फिर लाकर कंपनी में रिफाइन किया जाता है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, बहुत सारा चीज बनता है। तो वही बोल रहा है, भारत में कितने सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब सरकारी क्षेत्र है ना, सरकारी कंपनी है ना, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल है ना, वो सब। तो कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिशोधन केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो यहाँ पे याद रखिएगा, कुछ कुछ जो कंपनी है उसका कुछ सब्सिडरी भी है। सब्सिडरी मतलब जैसे एक हो गया मेन ब्रांच कंपनी का, और उसके छोटे छोटे और भी कंपनी होते हैं, तो उसी को सब्सिडरी बोलते हैं ना। तो वो सब भी क्या होता है, सब एक ही कंपनी में आता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितने, 15, 16, 18, 20, तो कितने काम कर रहे हैं? 18 है ना। याद रख लीजिएगा कितने काम कर रहे हैं? 18 कंपनी काम कर रहे हैं, सब छोटा मोटा। कुछ कुछ कंपनी है बड़े, उसके मतलब उसका बोल सकते हैं पार्ट ज्यादा है। जैसे कैसे टाटा कंपनी है ना, तो टाटा कंपनी तो नमक भी बनाती है, बनाती है कि नहीं बनाती है। टेक्नोलॉजी कंपनी भी है, तो टाटा हो गया ना मेन कंपनी, और उसके नीचे बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो उसको भी उसमें जोड़ा जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर ये भी है, सार्वजनिक कितने हैं, जैसे इंडियन ऑयल है तो उसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे सब्सिडी है। तो वो सब मिलाकर है ना, कितने हैं? 18 वो जो कंपनी है सार्वजनिक तेल परिशोधन कार्य कर रहे हैं, 18 है ना। देखिए रिफाइनरी इसको बोलते हैं, है ना। देखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, डिगबोई, गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, ये सब में। तो इसके देखिए कितने हैं? 9 ठो हैं। फिर एचपी का कै गो है? 2 गो है ना। फिर बीपी का कितना है? ये भी 2 गो है। फिर सीपीसीएल का कितना है? ये 2 गो है ना। तो ये सब देख रहे हैं। फिर इसका 3 गो है। तो ये सब मिला के 9, 9 4 13, 13 2 15, 15 3 18। तो यही कितने हैं? 18 गो है ना तेल शोधन काम कर रहे थे। इसको देख लीजिएगा कौन कौन से हैं, नंबर वाई दे दिए, कौन कहाँ है याद कर सकते हैं। ऐसे जरूरी नहीं है सब करने, है ना। लगभग 18 है। कितने हैं? 18 है, जो तेल शोधन का पब्लिक सेक्टर में सरकारी कंपनी काम कर रहा है ये सब। और प्राइवेट भी है, ज्यादा हो जाएगा। इसमें सरकारी पूछ रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र को सरकारी बोलते हैं। फिर बोल रहा हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड किस नदी परियोजना पर है? तो हीराकुंड किस पर है? महानदी पर है। किस पर है? ये इसलिए आंसर बता दिए क्योंकि ये पढ़ाया हुआ है। ये वाला क्या है, 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। तो जो हीराकुंड परियोजना किस पर है? महानदी पर है ना। महानदी के बारे में स्थान ओडिशा याद कर लीजिएगा। जो हीराकुंड है कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा बोलते हैं इसे, ओडिशा इसका नाम है ना। यह दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी के है ना। तो याद कर लीजिएगा ये क्या है, सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से आता है हीराकुंड। यह बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल विद्युत के लिए बनाया गया था। डैम मुख्य रूप से यही के लिए बनाते हैं, क्या नदी भर रहा है तो नदी का पानी क्या उसको रोकते हैं ना। नदी का पानी क्या करते हैं, इससे ये नदी आ रही है ना, इससे नदी आ रही तो यहाँ बरसात के दिन में ज्यादा पानी हो जाता है, ये तो बह के तो समुद्र में चल जाएगी। इस पर एक रोक बना देते हैं ना, इधर पर पानी इकट्ठा करते हैं, जैसे जैसे जरूरत पड़ता है इधर पानी फिर छोड़ते हैं।
तो ये पानी फिर क्या होगा, सिंचाई में बहुत जगह यूज होगा, इंडस्ट्री में, खेती में, है ना, बहुत जगह यूज कर सकते हैं। फिर पानी है तो जल ही जीवन है। 110 नंबर देखिए, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है इसमें से? नागार्जुन सागर, कृष्णा सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, है ना, गोविंद सागर। तो इसमें से मानव निर्मित, ये याद रखिए, मैन मेड कौन सा है? मैन मेड कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्या है ना, ये क्या है? मानव निर्मित जलाशय है। याद रखिए, मैन मेड मतलब आदमी द्वारा बनाया गया इसको, है ना। किसको? गोविंद बल्लभ पंत सागर को, है ना, ये वाला। यह जलाशय रिहंद बांध पर, यह भी याद करिए, गोविंद बल्लभ पंत जो बांध है किस पर है? रिहंद है ना, उस पर है, ये भी याद कर लीजिएगा। ये कहाँ करिए? छत्तीसगढ़ में है, उत्तर प्रदेश। यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में स्थित है, लेकिन एक हिस्सा इसका छत्तीसगढ़ राज्य में भी आता है। अन्य नाम इसे रिहंद जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। आयतन और जल धारण की क्षमता मामले में भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम मानव निर्मित जलाशय है। इसको एक बार देख लीजिएगा, 2 बार तो याद हो जाएगा ना। फिर है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उद्यान में भी देख रहे बहुत सारा था, काजीरंगा, है ना, कान्हा नेशनल पार्क, पढ़ाए थे इसके बारे में, देख लीजिएगा। तो पूछ रहा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, झारखंड, कहाँ है बताइए तो? उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है राष्ट्रीय उद्यान, है ना। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में है। कहाँ पर है? चमोली जिले में। यह उद्यान फूलों की घाटी राष्ट्रीय वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क के साथ मिलकर यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में भी स्थल का हिस्सा है। इसे नंदा देवी और फूलों की घाटी, यहाँ पर ये फूल के बहुत प्रकार है ना, जाकर घूमिएगा, देखिएगा, वो सब बहुत सारे हैं, जाना जाता है। यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, ये भी याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव भारत की, पहले तो हो गया चोटी में एवरेस्ट, दूसरा कौन है? नंदा देवी, है ना, एवरेस्ट। वैसे भारत का पूछेगा तो K2 एक आता है ना, दूसरा कौन है? नंदा देवी। दुनिया का सबसे बड़ा एवरेस्ट आता है चोटी में। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है इसमें से? झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात। ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है। तो उड़ीसा, बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। उड़ीसा, ओडिशा भी बोल सकते हैं इसको। कहाँ पर है बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार? ओडिशा में, है ना, बॉक्साइट का सबसे बड़ा। और उड़ीसा में कहाँ कहाँ होता है? कालीहांडी, कोरापुट, बोलिनगर, है ना, संबलपुर जिलों में क्या है? ये सब बॉक्साइट पाए जाते हैं। 13 देखिए, 113। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? कहना पड़ेगा, देखिएगा मैप में। भारत का जब नॉर्थ देखते हैं तो बिहार, यूपी, है ना, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश देखते हैं मैप में थोड़ा लंबा होता है। मैप में क्या होता है? थोड़ा सा लंबा। जैसे जैसे मैप देखिएगा तो यहाँ से ऐसे उत्तर प्रदेश होगा, फिर बिहार हो जाएगा, है ना, और ऊपर नेपाल होता है, NEPAL, नेपाल, है ना, इसे ऊपर करके। तो बिहार छोटा है ऊपर से, तो ये उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ से इसे चलते आ रहा है, तो ये थोड़ा बड़ा है। बिहार से जो उत्तर प्रदेश है थोड़ा बड़ा नक्शा है। नेपाल में उसका क्या है? मिलता है, एक तरह से बोल सकते हैं बाउंड्री, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, है ना। देखिए उत्तर प्रदेश 651 किलोमीटर इसका बाउंड्री है, और बिहार का 601, मतलब लगभग 50 किलोमीटर बिहार से ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है। किससे? उत्तर प्रदेश, क्योंकि लंबा राज्य है इससे करके ना, तो इस कारण से उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कौन सा है बताइए तो? ये वाला 114 नंबर बताइए तो। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? फाल्टा, कांडला, चेन्नई, नोएडा। कहाँ पर था? कांडला में। ये भी दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है ना। कांडला में क्या है? प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र स्थापित किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि भारत देखिए एक्सपोर्ट करना चाहता, क्योंकि जो देश जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा ना,
वो देश उतना क्या होगा, देखो वहाँ रोजगार बढ़ेगी, फैक्ट्री बढ़ेगा, है ना, वहाँ उन्नति होगा। जैसे चाइना देख रहे हैं क्यों आगे बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है। एक्सपोर्ट करेगा तो कोई सामान बेचेगा तो उसको फायदा होगा ही। और जब बेचेगा तो क्या होगा, सामान कहीं ना कहीं बनेगा उसके देश के अंदर में, तो रोजगार भी होगा, पैसे भी आएगा ना, विदेशी मुद्रा भी होगा। ये क्या जरूरी होता है, कांडला भारत में निर्यात संवर्धन क्षेत्र बनाया गया था ना 1965 में, गुजरात के राज्य में बनाया गया था कांडला, है ना। इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन बोलते हैं इसको, है ना। इसी को अब ईपीजेड को SEZ अब कह दिया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं इसको। निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है, कार्बनिक को समझ लेते हैं, जिसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा होता है। क्या होता है, कार्बन। कोयला, अमरक, बॉक्साइट, तांबा, ये सब नहीं होगा ना। किसमें होता है, कोयला में होता है कार्बन की मात्रा, पढ़े थे ना। पीट सबसे कम, उसमें 40 से कम % कार्बन होता है ना। एंथ्रासाइट कोयला सबसे बढ़िया, उसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90 95% तक होता है। फिर भी टूमिनस था, है ना, तो वो सब कोयला, तो कोयला आ जाएगा इसमें, कार्बनिक पदार्थ, इसमें कार्बन की मात्रा होती है। हीरा भी तीसरे से बनता है ना, कार्बनिक पदार्थ है वो भी। कार्बनिक जान लीजिए, ये खनिज जीवित जीवों, मुख्य रूप से पौधों और जानवरों के अवशेष से बनते हैं। कार्बनिक क्या होते हैं, जो मर गए ना जीव जंतु या पेड़ पौधे, उससे बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कार्बनिक, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं एक तरह से। वो जो कोयला हो गया ना, पेट्रोलियम जो जलाते हैं, वो सब फॉसिल फ्यूल है ना। वो सब जीव जंतु कभी बेचारे मरे होंगे तो जाकर वो फॉसिल फ्यूल बने होंगे, और पेड़ पौधा मरा होगा तो वो कोयला बना होगा। जो लाखों वर्षों तक पृथ्वी के नीचे दबा रहता है, दबे रहते हैं, इनमें मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है ना। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम है ना, कच्चा तेल उसको बोलते हैं, प्राकृतिक गैस। अकार्बनिक खनिज, ये खनिज क्या, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होते, है ना, द्वारा बनते हैं, जिसमें कार्बनिक पदार्थ नहीं होते, बस यही लिखना है। जैसे अब्रक, बॉक्साइट, तांबा, लोहा, सोना, ये सब में क्या होता है, कार्बन की मात्रा नहीं होते हैं। तो याद कर लीजिएगा, ये दोनों पूछा जा सकता है, एक ये और एक ये, कार्बनिक और अकार्बनिक में अंतर लिख सकते हैं। सब्जेक्टिव में भी दे सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, तो आप इसको लिख सकते हैं। निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है, इसमें भी दो तरह का होता है, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। अनवीकरणीय जो होता है, मतलब इसको एक बार यूज कीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा, एक बार यूज करने पर ये खत्म, दोबारा आप नहीं प्राप्त कर सकते, फिर इसको बनने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। जो नवीकरणीय होता है वो पुनः मिल जाता है, जैसे सूरज की रोशनी, है ना, रात को खत्म होगा, जैसे शाम में डूबे सूरज भगवान, फिर मिल जाएगा। पवन ऊर्जा है ना, हवा चलती रहेगी बार बार, एक बार गया तो दोबारा आ जाएगा, है ना। तो सौर ऊर्जा ये नहीं होगा, जीवाश्म ईंधन हो जाएगा इसमें से, मतलब फोसिल फ्यूल। एक बार ये खत्म हो जाएगा, मोटरसाइकिल में देखते हैं पेट्रोल जल जाता है, फिर मिलता है दोबारा नहीं, फिर नया लेना पड़ता है, धरती से निकालना पड़ता है, फिर खत्म। तो उसका देखते हैं, फिर बोला है कि कुछ साल बाद में धरती के अंदर से जीवाश्म ईंधन खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए तो देखते हैं सब शिफ्ट हो रहा है सौर ऊर्जा पर, दूसरा चीज पर। जीवाश्म ईंधन हो जाएगा, अनवीकरणीय है, अनवकरणीय, अनव अनवीकरणीय, अनवकरणीय, नवीकरणीय संसाधन इसको बोलते हैं ना। आगे देख लीजिए, अनवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय जो बताए वही है ना। अनवीकरणीय में हो जाएगा कोयला, पेट्रोल, कुछ धातु खनिज भी आ जाएगा, और नवीकरणीय में क्या जाएगा, पवन ऊर्जा। जो नवकरणीय मतलब जो दोबारा हमको मिल जाएगा, अनवकरणीय जो दोबारा हमको नहीं मिलेगा, और मिलबो करेगा तो बहुत टाइम लगेगा इसको बनने में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, है ना। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, शिलोंग, शिव शिव समुद्रम, दार्जिलिंग, अगरतला, कहाँ हुई थी बताइए तो। 117 कहाँ हुई थी, दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल में, है ना। क्योंकि उस समय जानते थे भारत का कलकत्ता जो है, क्या था ये, दार्जिलिंग, है ना। दार्जिलिंग में पश्चिम बंगाल की औद्योगिक केंद्र था। औद्योगिक के लिए क्या ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा बिजली से मिलेगा, तो यहाँ पर प्रथम ना भारत का पहला जल
विद्युत संयंत्र लगाया गया था दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ, पश्चिम बंगाल में है ना। भारत का प्रथम दार्जिलिंग में है ना सिद्रापोंग जल विद्युत स्टेशन इसका नाम था। क्या था इसका नाम? सिद्रापोंग है ना। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में कब बना था? 1897 में। कब बना था ये? 1897 में है ना। यह ना केवल भारत के बल्कि एशिया का भी पहला, ये समझ गए ना, ये भारत ही नहीं एशिया का पहला है ये क्या है? एशिया का नहीं बल्कि भारत का भी ये पहला है, याद कर लीजिएगा। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? एंथ्रासाइट एक नंबर का, ये बहुत कम मात्रा में, ना के बराबर मिलबो करता है तो कश्मीर में बहुत कम मात्रा में मिलता है। बिटुमिनस लिग्नाइट पीट, तो बिटुमिनस भारत में बहुत मात्रा में पाया जाता है ना। यही वाला कोयला खाने में भी कुकिंग कोल के रूप में यूज करते हैं, और बिजली बनाने जो बनता है ना थर्मल पावर में भी उसका बिटुमिनस का ही यूज करते हैं, लिग्नाइट पीट। तो भारत में ना ये गोंडवाना समूह भी बोलते हैं इसको, याद कीजिएगा ना। भारत के अधिकांश क्या होते हैं? गोंडवाना कालीन कोयला, जैसे उसमें झड़िया गरानीगंज बोकारो मिलता है ना बिटुमिनस। ये भी अच्छा प्रकार का कोयला होता है, ये खराब नहीं होता, इसमें खाली कार्बन की मात्रा 80 से कम होता है ना, 60 से 80 के बीच बोल सकते हैं इसमें पाया जाता है बिटुमिनस में। प्राचीन भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है इसमें से? मतलब बोल रहा है भारत में कोयला मिला नहीं तो सबसे पुराना रानीगंज, झड़िया, धनबाद, कोरबा, तो इसका आंसर है रानीगंज है ना। सबसे पुराना नाम कौन आता है? रानीगंज कोयला है ना, जो खनन था वो सबसे प्राचीनतम पुराना है। ये कहाँ है? रानीगंज पश्चिम बंगाल में, याद कर लीजिएगा। सबसे पुराना प्राचीनतम रानीगंज कोयला खान भी बोल सकते हैं इसको। ये कहाँ मिला था? 1774 में यहाँ पर खनन शुरू हुआ था, 1774 में। मतलब समझ रहे कितना पुराना है, बल्कि एशिया का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है ये रानीगंज, एशिया का सबसे पुराना है ना। देख रहे हैं कितना कितना क्वेश्चन बन सकता है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, सतलज। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है बताइए तो? 120 नंबर। कृष्णा नदी पर। किस पर है? कृष्णा नदी पर है ना। कृष्णा नदी पर क्या है? नागा अर्जुन बांध है ना, परियोजना बोल सकते हैं, बांध भी बोल सकते हैं, परियोजना भी बोल सकते हैं। नागा अर्जुन परियोजना किस पर है? कृष्णा नदी पर है। तो अभी का ये तेलंगाना में है, यह तेलंगाना प्रदेश राज्यों के सीमा पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध जो इस परियोजना का मुख्य भाग है, दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है ना। सिंचाई जल विद्युत उत्पादन के लिए बांध ही बनाया रहा है, पानी का यूज, सिंचाई मुख्य रूप से पीने के लिए है, पानी का यूज होगा इस विद्युत बनाने के लिए। 121 निम्न में से कौन अजीब मतलब क्या? वो अजीब नहीं है, अजैब इसको बोलते हैं। मतलब एक होता है जैविक, एक होता है अजैब, तो वो वही वाला है। संसाधन कौन इसमें से? वनस्पति, पशुधन, मत्स्य, खनिज। तो जो वनस्पति है ना, पशुधन, मत्स्य, ये सब जैव संसाधन है। ये सब तीनों कौन है? जैव है ना। मतलब जीव जंतु जिसमें जीव हो है ना, हरकत हो। पेड़ पौधे में रहता है ना, बढ़ता खाली चलता है, पेड़ पौधा सांस लेता है, सब चीज करता है। पशुधन जानवर हो गया ना, मत्स्य, ये सब क्या है? जैव संसाधन, मतलब जीवित चीज है ये। अजैव में हो जाएगा ये खनिज। क्या हो जाएगा? अजैव में हो जाएगा खनिज। अजैव बोल सकते हैं, अजीब लिख दिया वहां पर, गलत है थोड़ा सा है ना। जैव संसाधन और अजैव संसाधन, बायोटिक और एबायोटिक पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं वो जैविक हो जाते हैं। ये संसाधन निर्जीव वस्तु से प्राप्त होते हैं ना, जैसे कोयला हो गया, खनिज पदार्थ में ना, ये सब तक निर्जीव है। सब क्या है? वायु, जल, ये सब क्या है? एबायोटिक है, अजैविक संसाधन इसको बोलते हैं। ये निर्जीव होते हैं, निर्जीव से पाए जाते हैं सब। अजैविक जीव से जो जीवित चीज है, जैसे मछली का बच्चा मछली, आदमी का आदमी है ना, जानवर का जानवर, वही होगा, पेड़ का पेड़। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ये दोबारा तेबारा लगता पूछा गया है, ऐसे पहले पूछा गया था
उसको कर लीजिएगा। न्यूयॉर्क दिया हुआ था। देखिए जो यूएनओ का हेडक्वार्टर है ना न्यूयॉर्क, वहां हुआ था अमेरिका में, है ना। यहाँ पर ही सब चीज के साथ है, तो क्या मारेंगे न्यूयॉर्क। रियो डी जेनेरो नहीं, ये पहला हुआ था। क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, है ना। द्वितीय क्या हुआ था, न्यूयॉर्क में यूएनओ के हेडक्वार्टर मुख्यालय में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके मुख्यालय में हुआ था। जो जगह है ये अमेरिका में ही है, न्यूयॉर्क शहर में भी है, मगर कहाँ हुआ था, यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय में हुआ था। ये याद कर लीजिएगा। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किस लिए हुआ था, तो पृथ्वी में क्या तापमान बढ़ रहा था, है ना, पेड़ पौधे कट रहे थे, जानवर मारे जा रहे थे, उसके रोक के लिए ऐसा बनाया गया था, यहाँ पर सम्मेलन हुआ था, है ना। पर यहाँ पे देख लीजिए बार बार पूछा जाता है, तो प्रथम रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील का एक शहर हुआ था, वहां था। द्वितीय जो हुआ था 1997 में हुआ था, है ना। ये देश हुआ था प्लस संयुक्त ये हुआ था, देखिए मुख्यालय में न्यूयॉर्क में हुआ था, है ना। ये पूरा रहेगा तब ऐसे मारना है न्यूयॉर्क में, ऐसे खाली न्यूयॉर्क दे देगा तो मार भी सकते हैं, क्योंकि यूएनओ का जो मुख्यालय है ना, हेडक्वार्टर, वो यूएनओ का जो है न्यूयॉर्क में, अमेरिका का एक शहर है, अच्छा विकसित शहर है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का सतत विकास सम्मेलन क्या हुआ, मुख्य रूप से क्या होता है, जोहान्सबर्ग में हुआ था। पहला हुआ था ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो शहर नाम वहां पर। दूसरा हुआ था न्यूयॉर्क के यूएनओ के मुख्यालय में, यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय में 1997 में, पहला 92 में, और तीसरा का 2002 में। कहा हुआ था, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। ये याद कर लीजिएगा। भारत इसका एक और भी है, रियो प्लस 10 भी कह सकते हैं इसको, तीसरा को। 123 नंबर देखिए, भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र की बात कर रहा है उसको, है ना। 20%, 25%, 27%, 35%, तो 27% कितना है पठारी क्षेत्र, लगभग 27% है ना। पठारी क्षेत्र कितना है, लगभग 27% बोल सकते हैं। ऐसे पूरा बोलेगा तो 27.7, ऐसे यहाँ पर देखिए क्या है, पूरा राउंड फिगर में तो 27 देंगे, है ना। और भी याद कर लीजिए, पहाड़ी क्षेत्र 18.6% है ना। पर्वतीय क्षेत्र 10.7 है। मैदानी क्षेत्र है 43%। भारत का जो जमीन बंटवारा है ना, एरिया, वो किससे कैसे है, पहाड़ी क्षेत्र 18.6, पर्वतीय क्षेत्र 10.7, है ना, मैदानी 43%, और पठारी क्षेत्र 27, लगभग 27.7, तो 27 बोल सकते हैं इसको। ऑप्शन के अनुसार इसको देखना है, इसलिए यहाँ पर 4 वो बन सकता है ऑब्जेक्टिव। वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है, वन बता देते, इसको समझ लीजिए। मतलब दुनिया भर में जितना जंगल है ना, जिसके पास, ऐसे बोला जाता है जितना क्षेत्रफल है ना देश का, मतलब 100 क्षेत्रफल है ना, मान के चलिए 100 है, ये 100 है, तो उसका 33%, मतलब 1/3 बोल सकते हैं। 1/3 क्षेत्र में जंगल होना चाहिए कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके, जितना ज्यादा जंगल होगा ना, हवा उतना शुद्ध होगा, फिर जो जीव जंतु को रहने का जगह मिलेगा, है ना। तो 33%। तो भारत का पूछ रहा है, विश्व में बहुत सारे देश है, रूस है, ब्राजील है ना, तो वो सबके पास क्या है, जंगल भारत के मतलब ज्यादा। जैसे अब ब्राजील है तो वहां पर अमेजन जंगल, कितना बड़ा जंगल है, दुनिया का फेफड़ा बोलते हैं उसको। तो 10वां है जंगल विस्तार में, भारत क्या है, दुनिया में 10वां स्थान पर है ना, 10वां पर है। भारत में कितना है, होना चाहिए था 33%, कितना होना चाहिए था 33, मगर है कितना 24.62%। मतलब जितना एवरेज बताया जाए उससे भी भारत में जंगल कम है, और बिहार में तो और कम है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, ओडिशा। तो केरल में है पेरियार ना। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख रहे कितना पूछ रहा है। काजीरंगा पूछा है ना, काजीरंगा कहाँ था, असम में। कान्हा कहाँ था, मध्य प्रदेश में। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। तो पेरियार पूछ रहा है कहाँ पर, ये केरल में है।
है ना, केरल में। याद कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारा वन्य जीव है ना, रॉयल बंगाल टाइगर्स, हाथी है बहुत। अब उद्यान ही है तो रहेगा ही ना, वहां पर जीव जंतु रहेगा, जंगल है एक तरह के। जोग प्रपात किस नदी पर है? जलप्रपात के नाम सुने होंगे, जिसे नाम है इसका जोग, है ना। जलप्रपात क्या होता है, पानी ऊपर से गिरता है, देखते हैं आदमी वहां पर इंजॉय करता है जाकर कहीं कहीं। महानदी, सारावती, सारावती है, तुंगभद्रा, चंबल। 126 का बताइए। जोग प्रपात कहाँ है? सारावती पर है। जोग प्रपात कहाँ पर है? सारावती पर है ना। जोग प्रपात के बारे में कुछ देख जान लेते। जोग प्रपात जिसे जोर सप्पा फॉल्स या गेर सप्पा फॉल्स भी कहा जाता है, इसका और भी दो नाम है, याद कर ले सकते हैं। जेर सप्पा या गेर सप्पा, जेर सप्पा या गेर सप्पा, इस भी बोल सकते हैं। ऐसे सारावती बोलते हैं इसको, नदी पर स्थित है ना। यह भारत के कर्नाटक राज्य में है, ये याद रखिए, शिमोगा जिले में। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में है। यह भारत के सबसे ऊंचे सीधे गिरने वाले झरनों में से एक है। इसकी सुंदरता के कारण यह एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। यहाँ पर देखते हैं बहुत से भारत में पर्यटक, मतलब ये बढ़िया झरना है, जाकर घूम सकते हैं। सारावती कर्नाटक में है ना। ताप्ती परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? जैसे और भी बहुत सारे नदी हैं, हर नदी पर देखिए क्या बांध बनाया जाता है परियोजना के तहत। तो ताप्ती परियोजना कब हुआ था ये बताना है आपको। ये भी कब हुआ था, इसे इसका डाटा ऊपर नीचे है ना, 70 है कुछ है, मगर ऑप्शन के अनुसार दीजिएगा तो यहाँ पर 1973 है ना। ये परियोजना बहुत धीरे धीरे काम हुआ था। तो इसे कैसे भारत में देखते कोई सड़क आज बेचारा शिलान्यास होता है तो सदी बीत जाता है बनते बनते, और फिर बनला के बाद 10 दिन के बाद गड्ढा आ जाता है, तो इसी कारण से हुआ था बेचारा। तो इसलिए इसको बनने में ताप्ती परियोजना में बहुत टाइम लग गया था, तो 1973 बोल सकते हैं। बात जान लीजिए, है ना, 1973 है। 1970 के दशक में बेचारा निर्माण, है ना, याद कर लिएगा। ये भी गुजरात में है। ताप्ती कहाँ पर है? गुजरात में। ताप्ती नदी पर बना था। टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? पढ़े थे टाइगर रिजर्व के बारे में ना। तो टाइगर बचाने का काम कब से शुरू हुआ था? 1973, 1975, 1978, 1983। तो 1973 में ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, क्योंकि बाकी जनसंख्या बहुत कम हो रहा था भारत में। भारत की जनसंख्या बहुत शिकार हो रहा था अवैध तरीके से, ना, जैसे जंगल को काट दिया गया वैसे ही। 1973 में, है ना, 1 अप्रैल 1973 में टाइगर जो है नहीं जो रोकता तब तक लगता बेचारा को निपटा देता है ना। तो इसको बनाया गया कि नहीं, बाघों को रोकना है, उसकी जनसंख्या बढ़ाना है, कि जीव जंतु रहेगा तभी हम लोग रह पाएंगे, इतना जान लीजिए। जैव सिस्टम एक बना हुआ है ना, एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है। अब एक वो सिस्टम खत्म हो जाएगा तो सभी पर ना बाधा होगा। खंबात थेल क्षेत्र की खोज कब हुई थी बताइए तो? गुजरात में है, पढ़े थे, खंबात की खाड़ी में। खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई बताइए तो, साइड हट जाते हैं। 128 नंबर। 1959 में हुई थी। कब हुई थी? 1959 में यहाँ पर तेल की खोज किया गया था खंभात क्षेत्र में। खंभात तेल क्षेत्र, है ना, 1959 में। किसके द्वारा? ओएनजीसी है ना। ये काम ही तेल इसको खोजते रहता है, मतलब कहाँ कहाँ भारत में संभावना हो सकता है तेल गैस, वो खोजते रहता है बेचारा। इसको खोजने में बहुत खर्चा होता है, महंगा चीज होता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। खोजने में क्या समय भी तो लगता है ना, पत्थर के नीचे तोड़ो एकदम 100 दो कितना नीचे मिलता है सब। खंभात तेल क्षेत्र जिसे अब अंकलेश्वर तेल क्षेत्र के साथ खंभात की बेसिन में जाना जाता है ना, ये खोज 1959 में हुआ था। पेट्रोलियम मिला था यहाँ पर, पहले खोजता नीचे पेट्रोलियम मिलता है, कच्चा तेल बोलते क्रूड ऑयल, उसी को निकालता फिर डीजल पेट्रोल बहुत सारा चीज बनता है इससे। 129 देखिए, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? 1950 ना। देखिए कब हुआ था, 1952,
1958, 1954 कब हुआ था? तो 1952 में, है ना? कब हुआ था? 1952, 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952। वन्य जीव बोर्ड क्यों बनाया होगा पता ही है, क्योंकि 52 है तो भारत अभी आजाद हुआ। तो उस समय देखते थे बहुत ज्यादा शिकार होता था वन्य जीवों का, तो उसी को रोकने के लिए, है ना, भारत के प्रधानमंत्री करते हैं ये जो, है ना, भारतीय वन्य जीव बोर्ड है, उसको गठन जो अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री करते हैं ना। इसके गठन के तहत भारत संगठित वन्य जीवों संरक्षण प्रयासों की शुरुआत को चिन्हित किया गया। मतलब ये जो बोर्ड है तय किया कौन कौन जीव विलुप्त हो रहे तो उसको बचाना है, ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जैसे महत्वपूर्ण कानून बने। जैसे देखते हैं जंगली जीव है ना, आप मार दीजिएगा तो केस हो जाएगा, आप पर नहीं कर सकते हैं। मारना भी नहीं चाहिए, वो भी तो जीव है। देखते हैं बेचारा कुत्ता भी लाए तो उसको नहीं मारना चाहिए, अरे जीव है अपना घूम रहा है, तो वही कारण से कुत्ता को मार दिया तो बेचारा गुस्सा रहता, काट लेता किसी और को, ये दिक्कत होता है, नहीं करना चाहिए। 130 नंबर देखिए, निम्न में कौन नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? इसके बारे में जान लीजिए। नवकरणीय वैसा ऊर्जा का स्रोत जो आपको बार बार मिल जाएगा, या सूरज की रोशनी है ना, सुबह फिर मिल जाएगा, फिर कल सुबह मिल जाएगा, मिलते रहेगा। पवन चक्की, हवा चलती रहेगा, है ना। फिर हाइड्रो पावर, नदी से पानी होता है तो डैम बनाकर उसमें क्या है, नीचे ऐसे पानी गिरेगा नीचे तो टरबाइन रहता है वो चलता है, जिससे बिजली बनता है, तो पानी बार बार गिरते ही रहेगा। कोयला नहीं, अनवीकरणीय है, मतलब एक बार जल जाएगा तो नहीं मिलेगा। सौर ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा नवकरणीय में। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस से अनवकरणीय हो जाएगा, वो अनवीकरणीय बोल सकते हैं उसको। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है इसमें से? हीराकुंड, टिहरी, रिहंद, भाखड़ा, नांगल बांध कौन है? 131 बताइए तो। हीराकुंड बांध है सबसे लंबा, पीछे भी पढ़े थे। हीराकुंड क्या है? सबसे लंबा बांध है ये, है ना। देख सकते हैं लंबाई के मामले में कौन है? हीराकुंड है, जो महानदी ओडिशा पर बना हुआ है राज्य में। टिहरी बांध है और भी सब बांध है, मगर क्या है सबसे लंबा में कौन आएगा? हीराकुंड बांध आएगा। और जैसे टिहरी बांध उत्तराखंड में है ना, भागीरथी नदी पर है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है ना, उत्तर प्रदेश में है। फिर भाखड़ा नाला सतलज नदी पर है, हिमाचल और पंजाब में है। तो इसे करके याद कर सकते हैं इसको। 132 नंबर देखिए, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है ना। निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? मतलब देख सकते हैं कौन है। एक होता है परमाणु केंद्र बनाना दूसरी की सहायता से, एक होता है खुद बना लेना। तो भारत क्या है अपना खुद बनाया था, किसी का सहायता नहीं लिया था अपने दम पर। तो ए राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत नहीं, नरौरा परमाणु विद्युत नहीं, कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र, तारापुर। तारापुर तो अमेरिका की सहायता से बना था महाराष्ट्र में, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? कलपक्कम। कलपक्कम नहीं बोल सकते, हाँ कलपक्कम भी बोल सकते हैं। कलपक्कम जो था वो भारत पूर्ण रूप से खुद से बनाया था। जो परमाणु विद्युत गृह खुद से अपने आप बनाया था, सीख कर, किसी का सहायता नहीं लिया था भारत में, है ना। कलपक्कम परमाणु केंद्र कब बना था? 1984 ईस्वी में। इसको मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन भी बोलते हैं, कलपक्कम को, मद्रास में ही। यह केंद्र पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित और निर्मित होने वाला भारत का पहला परमाणु विद्युत केंद्र है। यह तमिलनाडु में, याद कर लीजिएगा। ये जो है कलपक्कम भारत द्वारा खुद बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1984 में, तमिलनाडु में है ये। दूसरा है तारापुर, उसको तपस बोलते हैं। ये 1969 में अमेरिका की सहायता से बनाया गया था, महाराष्ट्र में है ये, है ना। अमेरिका की सहायता से बना था, ये महाराष्ट्र में बना था। ये स्वदेशी। राणा प्रताप कनाडा की सहायता से, याद कर सकते हैं। नौरौरा जो है ना, ये डिजाइन पर आधारित है, लेकिन इसकी 1900 क्वेश्चन में इसके बाद हुई थी। जो मद्रास वाला बना था ना, एटॉमिक पावर स्टेशन जो भी बोल सकते हैं इसको, है ना, पावर स्टेशन, वो इसके बाद बना था, है ना। कलपक्कम के बाद बना था। कौन? नरौरा वाला। कहाँ गया?
है ना। ये पहले कौन बता, कलपक्कम वाला जो तमिलनाडु में है। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था, मतलब पहला सीमेंट फैक्ट्री बोल सकते हैं इसको। सीमेंट वाला फैक्ट्री कितना जरूरी है। रोड, घर, आजकल हर जगह तो देखिए सीमेंट का यूज, कंक्रीट बोलते हैं इसको, हर जगह इसी का यूज होता है, हर जगह। कहीं भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो सीमेंट एकदम जरूरी है, नेसेसरी। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कहाँ हुआ था बताइए तो। भारत का पहला सीमेंट, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ हुआ था, साइड हटे तो बताइए तो। 133 चेन्नई में हुआ था। कहाँ हुआ था, चेन्नई, चेन्नई ना, चेन्नई में हुआ था। भारत का पहला सीमेंट फैक्ट्री लगा था, यहाँ स्थापित हुआ था 1904 में। सोच सकते हैं आज से 120 साल पहले, 21 साल पहले। तब इसका नाम चेन्नई का मद्रास था। उद्देश्य अब इसका बताना पड़ेगा, सीमेंट किस लिए उद्देश्य था कि वह कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ेगा, कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ेगा तो उसके लिए सीमेंट चाहिए, है ना। बड़े बड़े इमारत बनेंगे, बड़े बड़े पुल बनेंगे, तो किससे बनेगा, सीमेंट चाहिए। तो इसलिए उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो घर बनेगा, मकान, तो उससे सीमेंट चाहिए। तो बेस बनाने के लिए सीमेंट जरूरी होता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के में। और देखिए, भारत में सीमेंट का पहला व्यावसायिक उत्पादन 1914 पोरबंदर गुजरात इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया था। ये जो बनाया गया था ना, इसके उद्देश्य मुख्य रूप से समुद्री सीपीओ सेल का उपयोग करके सीमेंट बनाने के लिए स्थापित किया गया था। यह संयंत्र बहुत सफल नहीं रहा और इसे बाद में बंद कर दिया गया, है ना। ये जो फैक्ट्री है कोई कारणवश नहीं चला होगा तो फिर बंद हो गया। उसके बाद फिर गुजरात की पोरबंदर 1914 में चला, इंडियन सीमेंट लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया। ये भी याद कर सकते हैं, पूछा जा सकता है। 134 देखिए, भारत का बर्मिंघम शहर किसे कहा जाता है, बर्मिंघम है ना, इंग्लैंड का एक शहर है। बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, रेवड़ी, तो किसको बोला जाता है, जमशेदपुर को बोला जाता है बर्मिंघम। भारत का बर्मिंघम, जैसे ये एक औद्योगिक क्षेत्र में विकसित है, जैसे है ना अमेरिका के सिलिकॉन वैली, वहाँ टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, तो बेंगलुरु को बोलते हैं टेक्नोलॉजी सिलिकॉन, भारत का सिलिकॉन वैली। तो वैसे ही है ना, जमशेदपुर को क्या बोलते हैं, भारत का बर्मिंघम बोला जाता है जमशेदपुर, जो झारखंड राज्य में स्थित है। भारत में लौह और इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है, जो बर्मिंघम, वहां पर भी लौह का केंद्र बना हुआ। तो वो हो गया इंग्लैंड का, ये हो जाएगा भारत का बर्मिंघम। जमशेदपुर को कहते हैं लौह का उत्पादन कर। इससे इंग्लैंड के औद्योगिक शहर बर्मिंघम की तरह भारी उद्योगों और इंजीनियरिंग गतिविधियों में इसके महत्व के कारण दिया गया ना। टाटा का शहर, जहाँ टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है, जमशेदपुर को टाटा नगर के नाम से जाना, ये यहाँ की टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा का देखते हैं वहाँ पर बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, स्थापना की गई थी, जिससे इसने भारत का औद्योगिक मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना दिया जमशेदपुर को। 135 काजीरंगा, देखिए फिर से आ ही गया है ना, एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है काजीरंगा। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नहीं, असम में है। काजीरंगा कहाँ पर है, असम में है। वहां पर एक सींग वाले गेंडा को ये फेमस है ना, वहां संरक्षण इसको दिया गया है। असम में है, डी नंबर। काजीरंगा असम में एक सींग वाले गेंडे को बचाने के लिए इसको यूनेस्को धरोहर के रूप में भी है, और इसके गेंडा के अलावा भी और बहुत सारे जीव जंतु यहाँ रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है, ये वाला भी क्वेश्चन पीछे उलट के पूछा गया था। उधर था मणिकरण वाला था, खाली है ना, जगह नीचे कर दिया था, अब पूछ दिया था ऊपर वाला। परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, ताप विद्युत, जल विद्युत, तो नहीं, इसमें कौन सा है, बी नंबर है ना। भूतापीय ऊर्जा मतलब यहाँ का जो धरती के नीचे है ना, उससे ही गर्म पानी निकलता है, तो उसी का गर्म पानी का वाष्पन करके है ना यूज कर लिया जाता है ऊर्जा बनाने में। भूतापीय ऊर्जा है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, जबकि सोचिए यहाँ पर ठंडा पड़ता है, सेब होता है, यहाँ पर बर्फ पड़ती है ना। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है। यहाँ से क्या करता है,
भूतापी जाके देखिएगा, हम क्या बता, आप जाके देखिएगा वहां पर घूम कर जाइएगा तब ज्यादा आप समझ पाइएगा, है ना। गर्म चट्टानों से देखिए, यह ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त होती है, जहाँ गर्म चट्टानों से जल गर्म होकर भाप या गर्म जल के रूप में सतह पर आती है, उसी का फिर यूज ऊर्जा के लिए होता है। इससे थर्मल पावर में क्या करता है, कोयला जला कर पानी को गर्म करता है, तब ना उससे भाप से टरबाइन नचता है। तो वैसे यहाँ पर मिल रहा है रेडीमेड प्राकृतिक द्वारा, तो क्या नहीं यूज करेगा इसको ऊर्जा बनाने में।